नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। संबल केस में फिलहाल लोअर कोर्ट में नहीं होगी कोई कार्रवाई। मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट जाने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा सुनिश्चित हो शांति। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में हुई अदा। विपक्ष के शोर शराबे के कारण आज भी नहीं हुआ संसद का कामकाज। दोनों सदन सोमवार तक स्थगित। स्पीकर और सभापति ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी। विपक्ष ने कहा चर्चा से भाग रही है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर। बीजेपी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मुंबई में महायुति की बैठक से पहले होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, जिसमें चुना जाएगा विधायक दल का नेता। और बांग्लादेश हिंसा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा भारतीय उच्चायोग स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। संबल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई घटना हो। इस मामले में अपील दायर करना याचिकाकर्ता मस्जिद पक्ष का अधिकार है। फिलहाल लोअर कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होगी। 6 जनवरी को शुरू होने वाले हफ्ते में होगी दोबारा सुनवाई। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा है। जब तक हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करता जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत में सुनवाई पर रोक रहेगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले चिंता जताई कि वहां पर शांति और सद्भाव बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा है कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो मामला हाईकोर्ट में लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के अगले निर्देश का इंतजार किया जाए। तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रुकी रहेगी। विपक्ष का हंगामा और संसद का कामकाज ठप है। 25 नवंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र रोज रोज हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। आज भी दोनों सदन में यही हुआ। पहले राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित हुई, फिर लोकसभा की कार्रवाई भी 12 बजे के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। बहरहाल राज्यसभा में आज वक्फ पर गठित जेपीसी का मसौदा सदन के पटल पर रखा गया, जिसमें समिति का कार्यकाल आगामी बजट सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। विपक्ष की ओर से मणिपुर में कानून व्यवस्था, अडानी ग्रुप पर कथित भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश के संबल में कानून व्यवस्था की स्थिति, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दों पर सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा गया। इसी बीच चर्चा के लिए शोर शराबा होने लगा, जिस पर सभापति ने नाराजगी जताई और कहा कि सदन के नियम 267 का उपयोग सदन में हंगामा करने के लिए किया जा रहा है, जो एक गलत परंपरा बन रही है। Rule 267 is being weaponized as a mechanism of disruption and disruption from our normal working. There are very senior members. This cannot be appreciated. I express my deep anguish. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. Our actions are not people-centric. They are to absolute public distaste.
संसद में विपक्ष के हंगामे की वजह से संसदीय कार्यवाही बाधित हो रही है, जिससे विधायी कार्य ठप है। संसदीय कार्यवाही बाधित होने से देश को होने वाले नुकसान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से खास बातचीत की। हमारे साथ सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं। सर, ये जो सदन में हो रहा है, विपक्ष जो रणनीति अपना रहा है, वो कितना स्वास्थ्य पत्र है लोकतंत्र के लिए? देखिए, यह बहुत ही हमें लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है कि सदन और सदन में आप पूरे अपनी बहस करें, जनता की बातों को उठाएं और उसके समाधान के लिए हमें लगता है कि सरकार का जवाब लें। सरकार जो नहीं अगर जवाब देती है तो उसको सरकार को अपने फिर उस पर क्वेश्चन करने का काम करें, लेकिन हल्ला कर कर के सदन का काम जाया करना, हमें लगता है कि यह इससे बड़ा गलत कोई काम नहीं हो सकता। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछिए सर, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार कर रही है वहाँ की सरकार या वहाँ के जमहूरियत की जो व्यवस्था वहाँ पर है अभी, उसके बारे में क्या कहेंगे सर, क्या मांग करेंगे? 100% गलत कर रही है वहाँ की सरकार। हमें लगता है कि किसी को भी दुनिया के कहीं भी रहने का जो अधिकार अगर है बांग्लादेश में, वह पहले से वह उनका नागरिकता लेकर के या वीज़ा लेकर के रह रहे हैं। वहाँ पहले से मंदिरें बनी हुई है, पहले से वह हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, इस्कॉन के लोग ही वहाँ के लोगों को लाखों वहाँ के बच्चों को भोजन देने का काम करते हैं। उनके ऊपर कुठाराघात कर रही है वहाँ की सरकार। हमें लगता है कि वो सरकार, हमें लगता है कि किसी भी स्तर पर वो सरकार को यह नहीं करना चाहिए। ये थे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो सांसद है महाराजगंज बिहार के। इनका साफ कहना है कि जो संसद में गतिरोध है उसके लिए विपक्ष पूरी तरीके से जिम्मेवार है। और बांग्लादेश के बारे में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसे वहाँ की सरकार को समस्या का निदान करना चाहिए। कैमरामैन अनिकेत के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर भारतीय संसद के निचले सदन में एक लिखित जवाब में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की कई रिपोर्ट देखी है। उन्होंने कहा कि इस साल अगस्त के महीने में बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई और मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों पर हमले किए गए। ये सवाल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से भाजपा सांसद अरुण कुमार सागर ने पूछा था। सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और बांग्लादेश सरकार के साथ अपनी चिंता साझा की है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में हाल ही में पूजा उत्सव के दौरान मंदिरों और पूजा मंडपों पर हमलों की खबरें भी सामने आई। भारत सरकार ने इस साल दुर्गा पूजा के दौरान ढाका के कांति बाजार में पूजा मंडप पर हमले और सतखीरा में जोगेश्वरी काली मंदिर में चोरी के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की थी। इन हमलों के बाद बांग्लादेश सरकार ने दुर्गा पूजा के शांतिपूर्ण उत्सव को सुनिश्चित करने के लिए सेना और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की तैनाती सहित विशेष सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी किए थे। ढाका में भारत का उच्चायोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से संबंधित स्थिति पर बारीकी से नजर रखता है। विदेश मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों सहित बांग्लादेश के सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। और बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने और इस्कॉन संत चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर बांग्लादेश सरकार को लगातार चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। आज राजधानी दिल्ली में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने भी विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बांग्लादेश उच्चायोग जाने से रोका। पुलिस ने उत्तर प्रदेश भवन के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और इस्कॉन संत की गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और जघन्य अपराधों के विरोध में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उत्तर प्रदेश भवन से बाहर निकलते ही हिरासत में ले लिया। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बंद करने के साथ ही प्रदर्शनकारी चिन्मय प्रभु की रिहाई और मोहम्मद यूनुस को हटाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश हाई कमीशन और उत्तर प्रदेश भवन के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। को लेकर यहाँ पर जनसत्ता लोकतांत्रिक दल के जो नेता यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अक्षय प्रताप सिंह जी है सर, क्या करने जा रहे हैं, क्या मांगे? बांग्लादेशी एम्बेसी के माध्यम से वहाँ के राष्ट्रपति से मांग करना चाहते हैं जो अत्याचार हो रहा है। चिमरा जी को गिरफ्तार किया गया,
उसको छोड़ा जाए, रिहा किया जाए और हिंदुओं में जो अत्याचार हो रहा है बंद किया जाए। और दूसरी बात, वहाँ पे जो भी हिंदू है, हमारे दलित भाई है, बैकवर्ड भाई है, उनके साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, जो हमारे यहाँ के भी नेता है जो बैकवर्ड के नाम पर रोटी सेकते हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी इस लड़ाई को लड़े। आप जाना चाह रहे थे हाई कमिश्नर बांग्लादेश, वहाँ जाने दिया जा रहा है। अब ये तो लोकतंत्र की हत्या है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। क्या नाम है? उत्तम सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बांग्लादेश के शेरपुर जिले के मुर्शिदपुर में एक गांव पर भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में कई लोगों के घर, फसलें नष्ट हो गई हैं, पशुधन लूट लिया गया। साथ ही हिंसा में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उपद्रवियों ने सूफी मंदिर में भी लूटपाट और तोड़फोड़ की है। और अब रुक करेंगे महाराष्ट्र का। मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। फिर महायुति की संयुक्त बैठक होगी। बीजेपी की तरफ से दिल्ली से आने वाले पर्यवेक्षक की मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में प्रधानमंत्री आज शाम भाजपा के राज्य मुख्यालय में पार्टी के सांसदों, विधायकों और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री वहां आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के दौरान भुवनेश्वर में आयोजित हो रहे डीजीपी और आईजी सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक एक्स पोस्ट को रीपोस्ट किया है। प्रधानमंत्री ने इसे रीपोस्ट करते हुए पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट में लिखा, पर्यटन में कई लोगों के जीवन में समृद्धि लाने की क्षमता है। हमारी सरकार भारत के पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती रहेगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक से अधिक लोग अतुल्य भारत के चमत्कारों का अनुभव कर सके। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची। वित्त मंत्री ने पटना में पूर्वी बेल्ट के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस समीक्षा बैठक में उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव एम नागराजू, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष और वित्तीय सेवाएं विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा ने बताया कि मंत्रालय ने 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल विकास के जरिए प्रशिक्षित किया है। साथ ही युवाओं को स्टार्टअप और विश्वकर्मा योजना के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 1.56 करोड़, करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, स्पेशली युवाओं को हम स्किल डेवलपमेंट के तहत हम अपस्किलिंग किए हैं, कौशल विकास किए हैं और इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1.56 करोड़ लोगों को हम अपस्किलिंग किए हैं और 50% ऑफ दिस कैंडिडेट्स, उनमें से 50% से भी ज़्यादा 15 से 29 सालों के बीच का जो एज ग्रुप है, युवाओं हैं, उनको दिए हैं। और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम भी है अपना। इसके तहत हम 36,81,000 अप्रेंटिस को बेनिफिट मिला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में भारत ने नई ऊंचाई पाई है। परमादिनी में मोदी जी ने जैसे अपना हैंडलूम से लेके कपास फार्मर से लेके मैनमेड फाइबर, मैनमेड फैब्रिक, अपैरल तक पूरा इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए PIL स्कीम लिए हैं, PM मित्र पार्क किए हैं। ऐसे ही टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए भी एक प्रोग्राम किया है, जिसका तहत हम स्टार्टअप को भी एनकरेज करते हैं। एंड वी हैव इन टेक्निकल टेक्सटाइल 12 प्रोजेक्ट को 6.27 करोड़ रुपए का अप्रूव कर चुके हैं।
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 9 दिसंबर तक टल गई है। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि इस मामले में विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। मथुरा मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल मुकदमे को सुनवाई योग्य माना था। मुस्लिम पक्ष की दूसरी याचिका में हाईकोर्ट के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जिसमें मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित विधायकों ने आज विधानसभा में शपथ ग्रहण की। सभी को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित विधायकों में मीरापुर मुजफ्फरपुर से मिथिलेश पाल, कुंदरकी मुरादाबाद से रामवीर सिंह, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर अलीगढ़ से सुरेंद्र दिलेर, फूलपुर प्रयागराज से दीपक पटेल, कटहरी अंबेडकर नगर से धर्मराज निषाद और मजबा मिर्जापुर से सुचिस्मिता मौर्य ने शपथ ग्रहण की। यूपी में 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई और भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद अब सभी नवनिर्वाचित भाजपा विधायक पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे जहां उन्हें सम्मानित किया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की कला, हस्तशिल्प और उत्पादों को दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन 6 से 8 दिसंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव के द्वारा क्षेत्र की परंपरा हो, क्षेत्र का हस्तशिल्प हो, कारीगरी हो, संस्कृति हो, इन सभी विरासतों का समन्वय, संगम और प्रदर्शन इस 3 दिवसीय महोत्सव के द्वारा किया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों का महत्व है वह इस महोत्सव के द्वारा राष्ट्र पटल पर केवल नहीं लेकिन विश्व पटल पर उजागर होगा। भारत वो देश है जिसने अपनी संस्कृति से सभ्यता और शिष्टाचार दुनिया को सिखाया। भारत के बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया और हमारी यही संस्कृति हमें दुनिया से अलग बनाती है, ये कहना है केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में विदेश सेवा अधिकारी अभय के की बनाई गई पेंटिंग्स शून्यता कला प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि शून्यता के भाव को चित्रकारी से प्रदर्शित करने के लिए शून्यता को समझना आवश्यक है। जिस देश ने दुनिया को बुद्ध दिया उसकी और उस देश के दर्शन की प्रासंगिकता पूरे विश्व भर में और बढ़ी है। और ऐसे महत्वपूर्ण समय में विदेश सेवा के एक अधिकारी ने अपने मन के विचारों को जिस तरह से बुद्ध के दर्शन के साथ में सामंजस्य पैदा करते हुए जिस तरह से कैनवस पर उकेरा है। कैनवस पर किसी विषय को, किसी सब्जेक्ट को उकेरना बहुत शायद आसान होता होगा इन कंपेयर टू, लेकिन शून्यता को उकेरना उतनी बड़ी चुनौती है। उन्होंने शून्यता अपने मन में लाए बिना, किसी भी तरह से शून्यता की स्थिति को प्राप्त किए बिना शून्यता का अनुभव नहीं किया जा सकता। अफ्रीकी देश युगांडा में भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। युगांडा के कई गांवों में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में दर्जनों घर दब जाने से 15 लोगों की मौत हो गई और 100 अन्य घायल हैं। युगांडा में अक्टूबर से असामान्य रूप से भारी बारिश हो रही है जिससे कुछ इलाकों में व्यापक बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। युगांडा राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण और पुलिस के अनुसार मंगलवार को मूसलाधार बारिश के कारण
नील नदी, जिसकी मुख्य शाखा युगांडा से होकर गुजरती है, अपने तटों को तोड़कर बह गई और देश के उत्तर पश्चिम से जोड़ने वाले राजमार्ग पर भी बाढ़ आ गई, जिससे करीब 100 लोग लापता हैं। यूरोपीय देश जॉर्जिया में सरकार ने यूरोपीय संघ में शामिल होने की बातचीत को स्थगित करने का फैसला लिया है। इसके बाद राजधानी तिब्लिसी समेत कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। जॉर्जिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने 2028 तक इस तरह की किसी भी बातचीत को रोकने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद यूरोपीय संघ में शामिल होने का समर्थन करने वाले हजारों प्रदर्शनकारी राजधानी तिब्लिसी की सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पिछले कुछ महीनों में जॉर्जिया और ईयू के बीच संबंधों में काफ़ी खटास देखने को मिली है। ईयू ने जॉर्जिया की सरकार पर रूस समर्थक होने के अलावा सत्तावादी होने का भी आरोप लगाया है। यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर रूस के दूसरे बड़े हमले के बाद राजधानी कीव में बिजली की भारी कटौती हुई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मॉस्को ने यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्र पर अमेरिकी मध्यम दूरी की ATACMS मिसाइलों से किए गए हमलों के जवाब में हमला किया है। 10 लाख से अधिक लोगों के यहाँ बिजली गुल है। यूक्रेन के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि 9 क्षेत्रों में ऊर्जा अवसंरचना सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यूक्रेन के सरकारी ग्रिड ऑपरेटर यूक्रेन ग्रो ने हमलों से हुए नुकसान के कारण पूरे देश में भारी बिजली कटौती की घोषणा करते हुए बताया है कि कुछ उपभोक्ताओं को कम से कम 12 घंटे तक बिजली नहीं मिलेगी। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली ने गुरुवार को सर्वसम्मति से साइमन बोलीवर लिबरेटर नाम से एक कानून पारित किया है। इस कानून के तहत राजनीतिक दौड़ में शामिल भावी उम्मीदवारों पर वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का समर्थन करने के मामले में 60 साल तक का लंबा प्रतिबंध लगा सकता है। साथ ही इस कानून में अनुपस्थित लोगों पर मुकदमा चलाने के प्रावधान भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई सीनेट की ओर से 16 से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले बिल को पारित किया है। दुनिया में ये इस तरह का पहला कानून होगा। इस कानून में व्यवस्था की गई है कि टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया मंच यदि 16 साल के कम उम्र के बच्चों के अकाउंट खोलने या रखने पर रोक लगाने में विफल रहते हैं तो उन पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगेगा। इसी कड़ी में टिकटॉक ने मायूसी जताई है और कहा है कि इस कदम से नौजवान वेब के असुरक्षित जगहों पर जा सकते हैं। और भव्य समारोह के साथ भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हो गया है। इस वर्ष का इफी सिनेमाई विविधता और नवाचार का उत्सव रहा है। इफी 2024 में दिग्गज फिल्मकार फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सितारों से सजे समारोह के साथ हुआ 55वें इफी का समापन, जहां कहानी कहने की कला और वैश्विक सिनेमा की भावना का जश्न मनाया गया। 75 देशों की 200 से अधिक फिल्में, उद्योग के दिग्गजों द्वारा मास्टर क्लास और प्रेरक पैनल चर्चाओं के साथ इस वर्ष इफी ने सिनेमा के बढ़ते प्रभाव को पहचाना। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू समेत कई गणमान्य अतिथियों ने इफी 2024 के समापन समारोह में शिरकत की। This time it's a festival of the industry, for the industry, but this time with Shekhar Kapoor ji here, we made it by the industry possible. Yeah. So this festival truly exemplifies the best in the industry, and believe me, all these are the moments which we want to cherish. These are the moments we want to live, and it's great that we have been able to do it. We have the future here. Yeah. Future is now, sitting right here, and I think this is what makes this festival big. The biggest thing is the film bazaar. All of you would agree that this has been the biggest film bazaar, and thanks to Government of Goa for being such a great supporter of entertainment. Truly, Goa is the entertainment capital of our country. Thanks to the Honorable Chief Minister. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज फिल्म निर्माता फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। गोल्डन पीकॉक, सिल्वर पीकॉक,
के साथ प्रतिष्ठित पुरस्कारों की प्रस्तुति के साथ फिल्म निर्माण में असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। चेक ड्रामा ड्राई सीजन इफी 2024 की समापन फिल्म रही। इफी 2024 ने सीमाओं को पार करते, संस्कृतियों को जोड़ते सिनेमा को प्रस्तुत किया। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, पणजी, गोवा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।